नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे क्राउन सामान्य ज्ञान का अगला कड़ी। इससे पहले जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं कृपया करके पिछला वीडियो देख लें, उसके बाद ही इसमें आप कंटिन्यू हों, क्योंकि इसमें आज हम आपको घटना चक्र का क्वेश्चन भी लगाने वाले हैं। क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, थ्योरी पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इसलिए हम इसमें कुछ सम्मिलित करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन जो कि इसी से रिलेटेड है और जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के माध्यम से। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार, चंदन कुमार सोनू सर लोग बुलाते हैं। ओके, मैं अपने चैनल सिजगी ज्ञानशाला में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप यहां पर आएँ, ज्ञान अर्जित करके जाएं और रिजल्ट हो तो ज़रूर से ज़रूर एक कमेंट कम से कम कर दें, बस इतना ही। तो आइए मित्रों एवं दोस्तों, मेरे जितने भी यूट्यूब पर परिवार लोग हैं, सभी लोग मिलकर आइए हम लोग जानते हैं क्राउन सामान्य ज्ञान बहुत ही अच्छा है। और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि जो भी लोग मैथ, रीजनिंग, साइंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर क्लास चल रहा है। और लूसेंट जिनको चाहिए, जिस तरह से हम इसको क्राउन पढ़ा रहे हैं आपको, तो उसी तरह से लूसेंट भी चल रहा है। क्राउन में हम लोग रेलवे का जितना भी एग्जामिनेशन हुआ है सभी को हम लोग रखेंगे, और लूसेंट में जितने भी एसएससी का एग्ज़ाम हुआ है सभी को उसमें उस कड़ी में लेकर साथ में चलेंगे। ओके, तो कोई भी आप देख सकते हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो भी लोग बीपीएससी, यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं उनका अलग से वीडियो चल रहा है। घटना चक्र का जो आता है, यूपीएससी का जो प्री का जो होता है पेपर, सारा का सारा डिस्कशन हो रहा है। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन मेरे तरफ से था, यूट्यूब चैनल की तरफ से। ओके, तो आइए सबसे पहला चीज़ हम देखते हैं, आज सिक्का से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ओके, तो आज हम चलेंगे सिक्के से। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आज टॉपिक है सिक्के। भारत के प्राचीन सिक्के पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते थे। साहित्य में इन सिक्कों को कासापर्ण कहा जाता है। याद रखिएगा, कासापर्ण कहा गया है। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बने होते थे। किससे? तांबे, चांदी, सोने और शीशे से बने हुए रहते थे। ओके, आरंभिक सिक्कों में कुछ प्रतीक मिलते थे, पर बाद में सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां उल्लिखित मिलती थी। ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सोने के लिखित सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं ने, कौन सा राजाओं ने? तो कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। ओके, गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। किससे? सोने के सिक्के। समुद्रगुप्त को एक सिक्के पर बीना बजाते हुए देखा गया है। ओके, सातवाहन ने शीशे के सिक्के जारी किए। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दिनार एवं चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे। रूपक। ओके, चलिए अगला है अभिलेख। ये जो वीडियो है थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। ओके दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको पढ़ाई करना है। क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग थ्योरी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। आपको उसके लिए
निश्चिंत होकर एकजुट होकर खड़ा रहना है और मेरा साथ देते रहना। उसके बाद फिर ये आपको और ये आपको दिखेगा, बाद में रिजल्ट के बाद हमको ये आप दिखाएंगे। ओके, तो ये ध्यान रहे। तो आप जोड़ तोड़ से लगे रहें। आगामी जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। ओके, जीके जीएस खास करके। अभिलेख अगला जो टॉपिक है अभिलेख। अभिलेख मोहरों, प्रस्तर स्तंभों, चट्टानों और ताम पत्रों पर मिलते हैं तथा मंदिर की दीवारों और ईंटों की मूर्तियों पर भी मिलते हैं। क्या? अभिलेख। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर संग्रहालय में संग्रहित है। मैसूर संग्रहालय में संग्रहित है। मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कापर्स इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम, याद रखिएगा, कापर्स इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम नामक ग्रंथ में संकलित है। ओके, याद रखिएगा। अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियाँ। प्राकृत लिपियाँ, पहला है प्राकृत लिपियाँ। प्राकृत लिपियाँ क्या होता है? आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है। ब्राह्मी लिपि, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। यह लिपि बाएं से, इधर से बाएं से दाएं लिखी जाती है। बायां हो गया इधर और दायां हो गया इधर। ओके, लिखी जाती है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, ब्राह्मी लिपि। खरोष्ठी लिपि, अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्ठी लिपि में है जो दाएं से बाएं, ये दायां हो गया और दायां से इधर साइड बायां चलना है, दायां से बायां लिखी जाती है। यूनानी एवं आरामिक लिपि पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख में लिपियों का प्रयोग हुआ है। अशोक के शिलालेख में। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला कड़ी। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 शिलालेख मेरठ उत्तर प्रदेश एवं टोपरा जो कि अभी हरियाणा में है में मिले हैं, जिन्हें दिल्ली लाया गया है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इन शिलालेख की ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। अगला जो है कुछ टेबल है, उसको आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण अभिलेख एवं उनके शासक। महत्वपूर्ण अभिलेख मतलब समुद्रगुप्त, मीन्स समुद्रगुप्त गुप्त वंश के थे। ओके, तो अभिलेख क्या हो जाएगा? प्रयाग प्रशस्ति जो कि इलाहाबाद में पड़ता है। शासक रुद्रदामन शक। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में पड़ता है। स्कंदगुप्त गुप्त वंश से रिलेटेड थे। भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर में पड़ता है। खारवेल कलिंग। हाथी गुम्फा अभिलेख पुलकेशिन सेकेंड चालुक्य वंश से थे। एहोल अभिलेख 6 नंबर में है। राजा भोज प्रतिहार ग्वालियर प्रशस्ति मध्य प्रदेश में। विजय सेन देवपाड़ा अभिलेख। ओके, और अगला है हर्षवर्धन विद्वन वंश से रिलेटेड थे। ये है मधुवन एवं बांसखेड़ा अभिलेख। यशोधर्मन हो गया। मंदसौर प्रशस्ति। यशोधर्मन जो है मालवा नरेश से ये बिलोंग करते थे। ओके, अगला जो है 10 नंबर में गौतमी बलश्री सातवाहन से रिलेटेड थे और नासिक अभिलेख है इनका। ओके, अगला है अभिलेख विशिष्ट तथ्य। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृति भाषा में जारी प्रथम अभिलेख माना जाता है।
पुलकेशिन सेकेंड का ऐहोल अभिलेख उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति, याद रखिएगा, दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित है। अगला है अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख में कारुबाकी एवं तिवर का उल्लेख मिलता है। ओके, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना उसके संधि विग्रह और विग्रहक हरिसेन ने की थी। ओके, अगला है भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा मीन्स गोपराज नामक सैनिक की पत्नी, इसको बोलते हैं सती प्रथा का लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। ओके, अगला है समुद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहा लेख के अनुसार उसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। ओके, तुमुन अभिलेख के कुमारगुप्त फर्स्ट को शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया है। ओके, स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में हुनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। मंदसौर अभिलेख में यशोधर्मन को जनेंद्र कहा गया है। क्या कहा गया है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, जनेंद्र कहा गया है। चंद्रगुप्त सेकेंड के विजयों का वर्णन मेहरौली लौह स्तंभ लेख में मिलता है। मेहरौली लौह स्तंभ याद रखिएगा। विदेशी अभिलेख बोगाज कोई मीन्स एशिया माइनर मध्य एशिया से 1400 ईसा पूर्व में प्राप्त संधि पत्र अभिलेख में वैदिक देवता मित्र वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम उल्लेखित है। ओके, हेलियोडोरस मीन्स कौन थे, यूनानी राजदूत थे, हेलियोडोरस का बेसनगर मीन्स विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख भागवत धर्म वासुदेव की धारणा मीन्स भागवत धर्म मतलब वासुदेव की धारणा की जानकारी देता है। ओके, प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेख फर्स्ट में है 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से कराया गया। सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक ने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। विल्किंस ने 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ओके, 4 नंबर में है विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत किया गया है। ओके, ब्रिटिश इतिहासकार A.L. बेसम ने वंडर दैट वाज इंडिया लिखी। ओके, अगला है D.D. कौसम्बी की कृति एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का एक उत्तम स्रोत है। अगला है महत्वपूर्ण रचनाएं व ओके, लेख एक तरफ है, एक तरफ रचना है। ओके, तो लेख हो गया विज्ञानेश्वर मिथाक्षरा और अगला है जीमूतवाहन दाई भाग कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम मालिकानिमित्रम रघुवंश विशाखादत्त मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम शूद्रक है मृच्छकटिकम वात्स्यायन कामसूत्र
राजशेखर काव्य, मीमांस कर्पूर मंजरी, हरविलास बाल रामायण, ओके, बाणभट्ट हर्षचरित्र, विल्हन विक्रमांक देव चरित्र, विक्रमांक देव चरित्र, अमर सिंह अमरकोश, पद्मगुप्त नव शाह सांक चरित्र, सोमदेव ललित विग्रह राज्य, मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि, भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि, अतुल मुसिक वंश, नागसेन मिलिंद पान्हो, बराह मिहिर बृहत संहिता, भवभूति उत्तर रामचरित्र, दंडी काव्यादर्शन, हेमचंद्र सूरी कुमार पाल चरित्र, जयदेव गीत गोविंद, भास चारुदत्त स्वप्न वासवदत्ता, विष्णु शर्मा पंचतंत्र, अश्वघोष बुद्ध चरित्र या सूत्रालंकार, वेदव्यास भगवत गीता महाभारत, भर्तृहरि भक्ति शतक, क्षेमेंद्र दशावतार चरित्र, कामंदक नीतिसार, भरत नाट्यशास्त्र, वाल्मीकि रामायण, गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस, हरिसेन बृहत तथा कोश, माघ शिशुपालवध, सारंगदेव संगीत रत्नाकार, सुश्रुत संहिता, नागार्जुन सतसहस्रिका, बिहारी सतसई, नारायण भट्ट हितोपदेश, सोमेश्वर कृति कौमुदी, कात्यायन गार्गी संहिता, ज्योतिष ग्रंथ। अगला है प्रस्तर युग यादी मानव टॉपिक का नाम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ध्यानपूर्वक से सिर्फ और सिर्फ सुनते रहना है, सिर्फ और सिर्फ सुनना है, सब काम हम करेंगे। ओके, प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। ओके, इस काल के इतिहास की जानकारी मुख्यतः पुरातात्विक स्रोत से प्राप्त होती है। मनुष्य के विकास के आधार पर मानव सभ्यता को दो भागों में विभक्त किया जाता है, पाषाण युग एवं धातु युग। इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का उद्भव एवं विकास प्रतिनूतन काल में हुआ है। इस युग को 3 कालों में विभाजित किया गया है। प्रस्तर युग को 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब देखिए, पूरा पाषाण काल में आखेटक एवं खाद्य संग्रह इसमें हुआ था, और मध्य पाषाण काल में आखेटक एवं पशुपालन हुआ था। नव पाषाण काल में खाद्य उत्पादक हुआ था। उसके बाद हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि पूरा पाषाण काल और पूरा पाषाण युग में क्या हुआ था। उसी तरह से तीनों कड़ी चलेगा। इसे 3 उपभाग में विभाजित किया गया है। निम्न पूरा पाषाण काल पहला है। 3 उपभागों में इसको विभाजित किया है। उसका पहला जो विभाजन है निम्न पूरा पाषाण काल है। इसको बोलते हैं 500,000 ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक के काल को निम्न पूरा पाषाण काल कहते हैं। इस काल में
मानव जीवन अस्थिर था। इसी काल में अग्नि का आविष्कार हुआ था। मानव समूहों में शिकार कर अपना भोजन संग्रह करता था। भारत में पुरापाषाणकालीन औजार की खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। रॉबर्ट ब्रूसफुट, ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मुख्य औजार क्या क्या रहता था? तो रहता था कुल्हाड़ी या हस्त कुठार और बिदारनी और खंडक। ओके, प्रमुख स्थल क्या क्या था? कश्मीर थार, जो कि कश्मीर एगो पहला कश्मीर है, थार है जो कि राजस्थान वाला, बेलन घाटी मिर्ज़ापुर में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में पड़ता था, सोहन नदी घाटी पंजाब अभी पाकिस्तान में पड़ता है। और जो अगला है मध्य पुरापाषाण काल, ये 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के काल को मध्य पुरापाषाण कहते हैं। अग्नि का प्रयोग व्यापक पैमाने पर किया जाता था। इसमें उपयोग किया गया था। इस काल में फलक संस्कृति भी कहते हैं। इस काल में पत्थर के गोले मीन्स बटीकासम उद्योग से वस्तुओं का निर्माण हुआ। मुख्य औजार इस युग में क्या था? तो फलक था, बेधनी और छेदनी एवं खुरचनी था। प्रमुख स्थल क्या क्या था? तो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, नेवासा महाराष्ट्र में पड़ता है, उड़ीसा। ओके, ये प्रमुख स्थल था। अगला है उच्च पुरापाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक के काल को उच्च पुरापाषाण काल कहते हैं। इस काल की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। क्या क्या है? पहला, नए चकमक उद्योग एवं दूसरा आधुनिक मानव का उदय। पॉइंट में है सबसे पुरानी चित्रकारी के प्रमाण भीमबेटका इसी काल के हैं। भीमबेटका जो है सबसे पुरानी चित्रकारी के प्रमाण है क्या? भीमबेटका। प्रमुख औजार फलक एवं तछनी सल्क है। प्रमुख स्थल कौन कौन है? बीजापुर, इनाम गांव जो कि महाराष्ट्र में है, बेलन घाटी जो कि उत्तर प्रदेश में है। ओके, अगला जो टॉपिक है, जो कड़ी हम बांटे थे, दूसरा कड़ी है मध्य पाषाण काल 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश एवं बागौर राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ओके, मध्य प्रदेश से और राजस्थान से, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से और राजस्थान के बागौर से ये प्राप्त हुआ है। इस काल में सूक्ष्म पाषाण फलक का उद्योग था। मुख्य औजार कौन कौन सा है? तो पत्थर के बहुत छोटे औजार होते हैं, बहुत छोटे औजार यहाँ से बनना स्टार्ट हो गया था। प्रमुख स्थल कौन कौन सा है मध्य प्रदेश में? तो आदमगढ़, होशंगाबाद, भीमबेटका भोपाल में पड़ता है, और बोधोर सिद्धि के पास पड़ता है। राजस्थान में बागौर में पड़ता है। गुजरात में लंघनाज पड़ता है। उत्तर प्रदेश में महागढ़ मेजा, सराय नाहर राय प्रतापगढ़ में पड़ता है। बिहार पायसरा मुंगेर में पड़ता है। तो ये प्रमुख स्थल था। अगला जो काल है नवपाषाण काल 9,000 ईसा पूर्व से लेकर
700 ईसा पूर्व तक भारत से 2500 ईसा पूर्व, मतलब भारत से 2500 ईसा पूर्व, इस काल में मानव ने खेती करना प्रारंभ किया था। मुख्य औजार पॉलिशदार पत्थर के औजार, मुख्यतः पत्थर की कुल्हाड़ी, हड्डियों के औजार, ये सब उसमें प्रमुख था। और प्रमुख स्थल मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, बुर्जहोम, गुफकराल कश्मीर में पड़ता है, कोलडिहवा महागढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, चिरांद सेनुआर बिहार में पड़ता है, सरुतरु मारकडोला असम में पड़ता है, ब्रह्मगिरी कोडेकार, हल्लूर मस्की, पिकलीहल संगेनकल्लू कर्नाटक में पड़ता है, पायमपाली तमिलनाडु में पड़ता है। ये प्रमुख स्थल हैं। ताम्र पाषाणिक संस्कृति प्रागैतिहासिक मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पहली धातु तांबा थी। इसी दौरान तांबे के औजार के साथ पत्थर का प्रयोग जारी रहा। इसी कारण से ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। कुछ प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं, वो कौन कौन हैं, तो आइए हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं। आहार संस्कृतियां 1800 से 1500 ईसा पूर्व तक, कायथा संस्कृति 1450 से 1750 ईसा पूर्व तक, सालवदा संस्कृति 1300 से 2000 ईसा पूर्व तक, प्रभास संस्कृति 2000 से 1400 ईसा पूर्व तक, मालवा संस्कृति 1900 से 1400 ईसा पूर्व तक, रंगपुर संस्कृति 1700 से 1400 ईसा पूर्व तक और जोरवे संस्कृति 1500 से 900 ईसा पूर्व। ओके, नवपाषाण काल विशिष्ट तथ्य कौन कौन सा है, तो है मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्षेत्र को बोलते हैं मेहरगढ़, पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्षेत्र को। तो मेहरगढ़ से गेहूं व जौ की खेती तथा भेड़ एवं बकरी पालन आरंभ करने का साक्ष्य मिलता है। कोलडिहवा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से है। कोलडिहवा से विश्व में चावल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, मतलब कि 600 ईसा पूर्व लगभग से। बुर्जहोम का मतलब होता है भुर्ज वृक्ष का स्थान। बुर्जहोम कश्मीर, यहाँ गर्तावास मतलब गड्ढा घर, गर्तावास हड्डी के औजार, सूक्ष्म पाषाण का पूर्ण अभाव प्रमुख लक्षण है। यहाँ पर कब्र में मालिकों के शवों के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाया जाता था, कुत्तों को भी साथ में दफना दिया जाता था। गुफकराल मीन्स कुम्हार की गुहा कश्मीर, यहाँ के लोग पशुपालन व कृषि दोनों कार्य करते थे। चिरांद मीन्स सारण में पड़ता है बिहार, चिरांद सारण बिहार, यहाँ पर भी हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। विशेषतः हिरण के सींगों से बने उपकरण सर्वप्रथम इसी काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया। अगला है कुंभकारी, सबसे पहले इसी काल में मिलती है, जिसमें बर्तनों में पॉलिशदार काला मृदभांडा, घूसर मृदभांडा और चटाई की छाप वाले मृदभांड प्रमुख हैं। पिकलीहल जो कि कर्नाटक में पड़ता है, पिकलीहल यहाँ के निवासी पशुपालक थे। यहाँ पर राख के ढेर एवं
निवास स्थान दोनों मिलते हैं। ओके, तो आज हम लोगों ने एक कड़ी समाप्त कर दिए हैं। अगला कड़ी है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता के विकास का प्राचीनतम काल था। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है क्योंकि सर जॉन मार्शल के निर्देश पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई करवाकर इस सभ्यता पर प्रकाश डाला। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता प्राक ऐतिहासिक एवं कांस्यकालीन थी। यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। प्रथम नगरीय सभ्यता थी। काल निर्धारण रेडियो कार्बन C14 डेटिंग के अनुसार इस सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 1350 से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। ओके, बकरी पालन प्रारंभ करने का साक्ष्य मिलता है यहाँ से। ओके, कोलडिहवा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से विश्व में चावल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 6000 ईसा पूर्व प्राप्त हुआ है। ओके, बुर्जहोम। अगला है बुर्जहोम, भुर्ज वृक्ष का स्थान, कश्मीर। यहाँ गर्तावास मीन्स गड्ढा। ओके 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 ओके, अच्छा ये पिछले था। यहाँ से हम लोग ये सब देख चुके हैं। ओके, यहाँ से आपको जैसे यहाँ से कंटिन्यू एक बार फिर से कर देते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका है, कोई बात नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। रेडियो कार्बन C14 डेटिंग के अनुसार इस सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 1350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। ओके, मानी गई है। उसके बाद हम लोग को यहीं पे रहना चाहिए था और ऊपर चले गए थे। ओके, अन्य विद्वानों के द्वारा सिंधु सभ्यता का बताया गया काल है। ओके, सर मार्टिमर व्हीलर 2500 से 1500 ईसा पूर्व, बुली जो है बुली 2800 ईसा पूर्व, सर जॉन मार्शल 3250 से 1750 ईसा पूर्व, और डीपी अग्रवाल 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक, अल्वीन है 2150 से 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु सभ्यता का काल पूर्व हड़प्पा काल 3500 से 2600 ईसा पूर्व, 3500 से 2600 ईसा पूर्व। कोट दीजी दम्बसादात। ओके, आमरी नाल सिसुअल, ये याद रखिएगा, ये शायद एग्जाम में पूछा था। परिपक्व हम लोग देख लेंगे एग्जामिनेशन में। परिपक्व हड़प्पा काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली। ओके, ये आप याद रखिएगा। उत्तर हड़प्पा काल 1900 से 1300 ईसा पूर्व को बोला जाता है। रंगपुर रोजदी जो कि गुजरात में पड़ता है, राखीगढ़ जो हरियाणा में पड़ता है, राखीगढ़ हरियाणा में। ओके, तो हम लोग देख चुके हैं थोड़ा थोड़ा। अब हम विस्तार से हम लोग चलते हैं। विस्तार से कहने का मतलब कि विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। थोड़ा सा विस्तार कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जो भी चीज़ यहाँ पे दिया जा रहा है बहुत ही आकर्षक है। जैसे कि विस्तार, सिंधु सभ्यता का विस्तार
भारत एवं पाकिस्तान में लगभग 1500 स्थलों पर पाया गया है। ओके, यह समूचा क्षेत्र त्रिभुजाकार के आकार का है। इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 1299600 वर्ग किलोमीटर है। ओके, इसको याद रखिएगा। अब देखिए, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एक दृष्टि में मीन्स एक टेबल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टेबल है। इस टेबल से आपको हर एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है हम आपको करवाएंगे अभी इसी वीडियो में, तो ध्यानपूर्वक से आपको देखते रहना है। देखिए, पहला है सीरीज वाइज से है। आपसे पूछेगा सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख स्थल पहला कौन सा है, तो हड़प्पा। सबसे लास्ट पूछेगा तो क्या बताइएगा, धौलावीरा। ये है धौलावीरा सबसे लास्ट। ओके, तो ये है प्रमुख स्थल, उत्खननकर्ता, उत्खनन वर्ष और नदी, वर्तमान संबंधित क्षेत्र। जो क्षेत्र था वो क्षेत्र कहाँ पे है। अब देखिए, 1 नंबर में हड़प्पा है, तो हड़प्पा प्रमुख स्थल है। इसका उत्खननकर्ता दयाराम साहनी। उत्खनन वर्ष हुआ था 1921 ईस्वी में और रावी नदी के किनारे, रावी नदी। और वर्तमान संबंधित क्षेत्र है मोंटगोमरी, जो कि पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। ओके, अभी जो है सेकेंड में हम देखते हैं मोहनजोदड़ो। रखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी, सिंधु। लरकाना जिला, प्रांत सिंध, पाकिस्तान। अगला है सुतका गेंडोर आरेल स्टाइन 1927 ईस्वी में। दासक बलूचिस्तान, पाकिस्तान। चान्हुदड़ो गोपाल मजुमदार 1931 ईस्वी में। सिंधु नदी, सिंध, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। कालीबंगा है बीके थापर व ब्रिजवासी लाल 1953 ईस्वी में। घग्गर हनुमानगढ़, राजस्थान। कोट दीजी फजल अहमद 1953 ईस्वी। सिंधु खैरपुर, सिंध, पाकिस्तान। रंगपुर रंगनाथ राव 1953-54 ईस्वी में। मादर कठियावाड़, गुजरात में पड़ता है। रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 56 ईस्वी तक। सतलज नदी के किनारे रोपड़, जो कि अभी पंजाब में है। लोथल रंगनाथ राव 1957 से 58, भोगवा अहमदाबाद, गुजरात में पड़ता है। आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा 1958 ईस्वी। हिंडन मेरठ, उत्तर प्रदेश। बनवाली RS विष्टी 1974 ईस्वी। रंगोई हिसार, हरियाणा। धौलावीरा RS विष्टी 1985 से 1990। नदी का कोई वर्णन नहीं है। कच्छ, जो कि अभी गुजरात से मिलता है। अब देखिए, जो यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एक दृष्टि में, तो सबसे पहले हम लोग अब जानेंगे हड़प्पा के बारे में। ओके, हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट में
हड़प्पा के क्या क्या मतलब हैं, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल। हड़प्पा यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। 1921 में दयाराम साहनी ने इस स्थल की खोज की। इस स्थल की खोज की कौन? दयाराम साहनी। हड़प्पा के स्वस्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से स्वास्तिक जैसे हम लोग बोलते हैं, स्वस्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है। हड़प्पा में 6 अन्नागार मिले हैं। अन्नागार मिले हैं जो ईंटों के बने चबूतरों पर 2 प्रांतों में हैं। प्रत्येक की लंबाई 15.23 मीटर एवं चौड़ाई 6.09 मीटर है। यहाँ फर्श की दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। गेहूं और जौ के दाने मिला है यहाँ पे। कहाँ पे मिला है? हड़प्पा में। अगला जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, आपके सामने है यहाँ पे। हड़प्पा के 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं जो कि श्रमिकों के रहने के लिए बने थे। यहाँ से प्राप्त मोहरों पर सबसे अधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है। अगला जो सिंधु सभ्यता का जो अगला प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो इसको बोलते हैं मृतकों का टीला बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। यहाँ एक मुहर मिली है जिस पर पुरुष देवता अंकित हैं। उसके सिर पर 3 सींग है। वह पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गेंडा है। आसन के नीचे एक भैंसा है। पांवों पर 2 हिरन है। इसे शिव का प्राचीन रूप याद रखिएगा। शिव का प्राचीन रूप पशुपति महादेव बताया गया है। यहाँ एक विशाल स्नानागार मिलता है जो कि 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो अगला पॉइंट है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है जो कि 45.71 मीटर लंबा है और 15.23 मीटर चौड़ा है। अगला है एक अन्य मुहर पर कुब्बड़ वाले बैल की आकृति बनी है। यहाँ से सीप का पैमाना, कांसे की नर्तकी, सूती वस्त्र के साक्ष्य आदि प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन मीन्स काले रंगों की चूड़ियाँ। कालीबंगा में जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जहाँ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। यहाँ पर जल निकास प्रणाली का अभाव मिलता है। यहाँ युगल शव धान का प्रमाण मिलता है। यहाँ के मकानों में एक पल्ले वाला दरवाज़ा लगा हुआ है। यहाँ के मकानों में एक पल्ले वाला दरवाज़ा लगा है। कालीबंगा में अलंकृत ईंटें एवं अग्नि कुंड भी प्राप्त हुए हैं। लोथल, इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था। लोथल में चावल उपजाने के अवशेष 1800 ईसा पूर्व पाए गए हैं। यहाँ से अन्न पीसने की चक्की, युगल सावधान के साक्ष्य, पारस की मोहरें,
नाव के साक्ष्य, अग्निवेदी के प्रमाण, हाथी दांत का पैमाना आदि भी प्राप्त हुए हैं। लोथल में एक चित्रित मृदभांड मिला है जो पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। अगला है चानहुदड़ो में सैंधव संस्कृति के बाद झूकर और झांगर संस्कृति विकसित हुई। यहाँ मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान, गुड़ियाँ बनाने का कारखाना आदि प्राप्त हुए हैं। चानहुदड़ो में वक्राकार ईंटें व कांस्य की बैलगाड़ी एवं इक्का गाड़ी के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। रंगपुर, यह गुजरात के मादर नदी के तट पर अवस्थित था। यहाँ पर धान की भूसी का साक्ष्य एवं कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है। 7वां है धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के कादिर द्वीप में स्थित है। धौला का अर्थ सफ़ेद तथा वीरा का अर्थ कुआं होता है। इस नगर को 3 भागों में बांटा गया है। दुर्ग, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया है। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। हड़प्पा संस्कृति और हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र क्रीड़ागार यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा नेवले के पत्थर की मूर्ति भी पाई गई है। इस नगर में जल प्रबंधन एवं संरक्षण की व्यवस्था पाई गई थी। धौलावीरा में गिरा हुआ एक बड़ा उत्कीर्ण लेख संभवतः गिरा हुआ साइन बोर्ड मुख्य प्रवेश द्वारा के पास मिलता है। और प्रवेश द्वार, इसको यहाँ पे द्वारा नहीं होगा, प्रवेश द्वार यहाँ पढ़िएगा, ओके, मिला है। कराची के समीप अल्लाह दीनो स्थान का क्षेत्रफल भाग 5 हेक्टेयर था। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित लाल पर काला रंग वाला मृदभांड अल्लाह दीनो से प्राप्त कुल मृदभांडों का मात्र 1% ही है। हाल ही में हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित भीरना नामक स्थल का उत्खनन किया गया है। राखीगढ़ मीन्स हिसार हरियाणा में पड़ता है। राखीगढ़ से 5 पुरातात्विक टीले मिले हैं। यह भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का तथ्य। सैंधव सभ्यता में लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहा का ज्ञान नहीं था। यद्यपि यह अनुमानित है कि यहाँ के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन सुरकोटदा में घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सैंधववासी लिंग मूर्ति पूजा और लिंग मूर्ति पूजक थे, किंतु आर्य प्रकृति पूजक थे। मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने जाते हैं और सैंधव वासियों के बर्तन मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के हैं। यहाँ पर मुख्यतः दास प्रथा का भी प्रचलन था। सैंधव वासी पासे का खेल एवं नृत्य द्वारा अपना मनोरंजन करते थे। गाय की मूर्ति कहीं से प्राप्त नहीं हुई है। ओके, गाय की मूर्ति। यातायात के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग होता था। ओके, टेराकोटा आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। ओके, मेसोपोटामिया के पुरालेखों में दिलमन मानक और दिलमन माकन में एवं
मेलुहा की जानकारी मिलती है। माकन एवं मेलुहा की जानकारी मिलती है। सामाजिक जीवन, हड़प्पा कालीन समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था, जो मातृ देवी की पूजा से स्पष्ट होता है। यहाँ के लोग शांति प्रिय थे तथा शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। पुरुष एवं महिला दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए पासे का खेल, पशुओं की लड़ाई, नृत्य आदि प्रचलित साधन थे। ओके, धार्मिक जीवन एक मिनट। धार्मिक जीवन, हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्ति, एक मिनट। धार्मिक जीवन, ओके। धार्मिक जीवन, हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएँ प्रचुर मात्रा में मिली है। क्यों हम रुके थे, आप गेस कर सकते हैं, गेस करके कमेंट कीजिए तो। ओके, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। धार्मिक जीवन में मातृ देवी की उपासना लोकप्रिय थी। किस लिए रुके थे, क्योंकि हम लुसेंट भी उधर पढ़ाई करवा रहे हैं, तो लुसेंट में हमको लगा कि ये चीज़ अलग तरह से दिया हुआ, इसलिए हम रुके थे, और कोई बात नहीं है। एक मूर्तिकार में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि धरती को उर्वरता की देवी माना जाता था। पशुओं के कुब्बड़ वाले बैल व पक्षियों में फाक्ता की पूजा होती थी। वृक्ष पूजा भी प्रचलित थी। सैंधव सभ्यता में मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। ओके, शवाधान। आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था, परंतु कुछ स्थानों पर शव को पूर्ण रूप से जलाकर राख को जमीन में दफनाया जाता था। कहीं कहीं पर आंशिक समाधिकरण के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राजनीति जीवन, सैंधव सभ्यता में राजनीतिक संगठन का स्पष्ट भाव है। यहाँ पर पुरोहित द्वारा शासन व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि कहीं पर भी मंदिर नहीं पाया गया है। सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का भी अभाव था। हड़प्पाई लोगों का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना कि वाणिज्य की ओर। हड़प्पा का शासन संभवतः वाणिज्य वर्ग के हाथों में था। आर्थिक जीवन, सिंधु वासियों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन, कृषि व उद्योग था। कृषि, सिंधुवासी हल से अनभिज्ञ थे। वे लकड़ी के कुदालों द्वारा खेती करते थे। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सैंधववासी कुल 9 फसलों का उत्पादन करते थे, जिनमें गेहूं एवं जौ मुख्य खाद्यान्न था। बनवाली में बढ़िया किस्म के जौ का साक्ष्य मिला है। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय भी सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। नदी तालाबों द्वारा सिंचाई होती थी। नहरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं हैं। ओके, व्यापार के बारे में जान लेते हैं। वस्त्र उद्योग सैंधव वासियों का प्रमुख उद्योग था, जिसका प्रमुख केंद्र मोहनजोदड़ो था। सैंधव वासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। चान्हुदड़ो व लोथल से गुड़िया व मनका बनाने का साक्ष्य मिला है। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। इनकी समृद्धि व्यापार पर थी। सिंधु वासियों का विदेशी व्यापार इराक, ईरान, बहरीन, मिस्र से होता था। इतिहासकार दिलमन की पहचान बहरीन से, माकन की पहचान मकरान तट से और मेलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र से करते हैं। अगला जो है
सिंधु सभ्यता के आयात की जाने वाली धातुएं, आयात की जाने वाली धातुएं, कौन कौन सा धातु को आयात किया जाता था? धातु स्थल जहाँ से आयात होता था, लाजवर्णमणि बदखां जो कि अफ़गानिस्तान में पड़ता है, सोना कोलार कर्नाटक से, टीन अफ़गानिस्तान ईरान से, अस्टेटाइन ईरान से, अस्टेटाइन, गोमेद सौराष्ट्र गुजरात से, तांबा खेतड़ी राजस्थान से, फिरोजा फारस संगमरमर भी राजस्थान से, तांबा भी राजस्थान खेतड़ी से, संगमरमर भी राजस्थान से, इंद्र गोपमणि भड़ौच गुजरात से, मुहरे तथा बाट। सैंधव सभ्यता में मुद्रा का अधिकांश निर्माण सेल खड़ी से होता है। विनिमय वाटों के द्वारा नियंत्रित थे जो कि चार्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये बाट तौल में 16 या उसके आवर्तकों में होते थे, जैसे 16, 64, 160, 320 और 640। ऊपरी मानदंड में दशमलव प्रणाली का प्रयोग होता था। अब तक लगभग 2000 मुहरें मीन्स सील प्राप्त हुई है। हड़प्पा लिपि मुख्यतः चित्रलेखन और चित्रलेखात्मक है। यह लिपि गौमुद्रिक पद्धति में व चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक आइडियोग्राफिक है। अब तक इस लिपि में कुल मिलाकर 375 से 400 तक चित्राक्षर प्राप्त हुए हैं। अब तक यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। ओके। सैंधव सभ्यता का अंत। हड़प्पा संस्कृति के अंत में और अंत के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है, जो निम्नलिखित है। पतन का कारण विद्वान, भूकंप डेल्स, प्राकृतिक आपदा केनेडी, आर्यों का आक्रमण वेलर, विदेशी आक्रमण गॉर्डन चाइल्ड, जलवायु परिवर्तन स्टाइन व घोष, अस्थिर नदी तंत्र लैम्ब्रिक, बाढ़ मैकेराव मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता विशिष्ट तथ्य क्या क्या है? ज़्यादातर हड़प्पाई सिलें चौकोर है। बनवाली हरियाणा में मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। रंगपुर में बाजरे की खेती का प्रमाण मिलता है। सिंधु संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगर योजना थी, जो ग्रिड पद्धति पर आधारित है। आलमगीरपुर से एक भी मुहर नहीं मिली है। सरस्वती जहाँ बहती थी अब लुप्त है। वह क्षेत्र बिन्सन कहलाता है। बिन्सन हड़प्पकालीन नगरों को आयताकार खंडों में बांटा गया था। सुतका, गेंडोर व सुरकोतदा समुद्र तटीय नगर थे। सैंधव वासियों के निवास स्थल के अंतर्गत दुर्ग पश्चिम दिशा में व बस्ती पूर्व दिशा में होते थे। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल में दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो ये था आपका सिंधु घाटी सभ्यता। वैदिक काल का तो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, अभी हम जो पढ़े हैं इसका क्वेश्चन जल्दी से जल्दी लगा लेते हैं, जिससे कि हमारा जो पढ़ा हुआ पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा और याद भी रहेगा। भागे नहीं, भागिएगा तो रिजल्ट कैसे पाइएगा? भागना नहीं है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ है, ओके, उसके लिए टेंशन नहीं है।
थोड़ा सा और लंबा होगा, उसके बाद हमारा जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो भारतीय इतिहास, प्राचीन इतिहास ये लिया गया है। घटना चक्र आपको हम थंबनेल में लगाए भी हैं। घटना चक्र से लिया गया है। ये रेलवे का घटना चक्र है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होना बाकी है, सब एग्ज़ाम अभी होना बाकी ही है रेलवे का, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता, इसका जो भी ऑनलाइन परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है वो आपके सामने। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे रूबरू हो जाएं एक बार। भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है? विंध्य रेंज की मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफा है। अभी हम पढ़े हैं भीमबेटका की गुफाएं एवं ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है। वीडियो नंबर फर्स्ट भी आपको देखना है। ओके, वीडियो नंबर फर्स्ट भी आप देखें और सेकेंड भी देखें। फर्स्ट देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, फर्स्ट नहीं देखेंगे तो कोई क्वेश्चन आपको छूट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ओके, भीमबेटका गुफा शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। किस हड़प्पाकालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था? कालीबंगा किस नवपाषाणिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? बुर्ज होम से। पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियाँ, अग्निकुंड, हल से जूते खेत, युगल सावधान में से कौन से तत्व कालीबंगा से नहीं पाए गए हैं? तो युगल सावधान। ओके, लोथल, दैमावाद, सरकोटदा, धौलवीरा में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? दैमावाद। लंघनाज, गणेश्वर, बागौर, आदमगढ़ में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण कालीन नहीं है? गणेश्वर। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? लोथल था जो कि प्रसिद्ध था। लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पर बसा है? साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा का। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित था? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? यह अभी भी अपठित है, पढ़ा नहीं गया है। लघु पाषाण क्या होते हैं? पत्थर के औजार लघु पाषाण होते हैं, पत्थर के औजार। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में सिंध सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की एक सामान्य विशेषता नहीं थी? सिंचाई की नहरें। हड़प्पा सभ्यता के लोग थे क्या थे? शहरी। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात। कच्छ के रण, इसको कच्छ का रण बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को और सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों मीन्स धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो तथा हड़प्पा में से किसे सिंध का मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे पर स्थित था? धौलावीरा। युगल सावधान फारस की मोहरे बंदरगाह एवं
उत्तम किस्म के जौ में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाए गए हैं? उत्तम किस्म के जौ, उत्तम किस्म के जौ चिरांद, मेहरगढ़, बरजहोम तथा दैमाबाद से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो मेहरगढ़। सुमेलित कीजिए, सही सुमेलित करना है आपको। तो मोहनजोदड़ो, ग्रेट बाथ, हड़प्पा, स्टैचू ऑफ प्रिस्ट, कालीबंगा, हल्के चिन्ह, लोथल पतन, लोथल पतन। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ग्रेट ग्रैंडरी देखे हैं अभी अभी। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो शिलालेख, शिलालेख जी। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? म्यूजियोलॉजी, म्यूजियोलॉजी। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ जानेंगे, लेकिन आपको आंसर बताना है, आंसर आपको ही बताना है। ओके, अब आप बहुत एक्सपीरियंस वाले हो गए होंगे तो आपको आंसर खुद बताना है। तो ये ऑफलाइन परीक्षा प्रश्न है, ओके, और ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न है। आपको आंसर खुद व खुद बताना है। इसमें एसएससी का इसलिए हम सम्मिलित किए हैं क्योंकि रेलवे और एसएससी का क्वेश्चन इसमें सेम था, इसलिए इसी को हम लोग सम्मिलित कर चुके हैं। इससे कोई मतलब नहीं है। आप अच्छी तरह से पढ़िए, उसके बाद फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सब कितना अच्छा है। ओके, चलिए। इतिहास के आरंभ काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? आंसर बताइए। पूरा पाषाण काल कहा जाता है। इसका आपका व्याख्या है, विस्तार है। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। ये हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये हम लोग थ्योरी में भी देखे हैं, यहाँ भी पढ़ रहे हैं, फिर क्वेश्चन कर रहे हैं। 3-4 बार हो जा रहा है एक वीडियो में, तो आपको तो रटा जाना चाहिए। ओके, चलिए, कोई बात नहीं, आराम से चलते जाइएगा। आंसर बताइएगा। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो राज्य है मध्य प्रदेश में। ओके, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफा भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह प्रागैतिहासिक कला का प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। अनुपम खजाना है। किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? आंसर बताइए। तो आंसर हो जाएगा आपका पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण को 3 कालों में विभाजित किया गया है। पहला पूर्व पाषाण काल, कोड उपकरण, हस्त कुठार, खंडक, बिदारनी। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, फलक उपकरण तथा तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल, दक्षिण एवं खुरचनी उपकरण। अतः स्पष्ट है कि प्रश्न में पत्थर के औजार के संबंध में पूछा गया है, जो सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल में ही प्रदर्शित होता है। ओके, कर्मचारी चयन आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर नवपाषाण काल माना था, लेकिन संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर
पूरा पाषाण काल माना है, जो कि सत्य है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। आंसर बताइए। चौड़ी और सीधी थी, चौड़ी और सीधी थी। ओके, याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो व्याख्या दीजिए, उसके बाद हम आंसर देंगे। कहिएगा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित है। तो इसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो क्या हो जाएगा? सिंधु नदी के किनारे और रावी नदी के किनारे। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के ध्वंसाव शेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के लिए नालियों की व्यवस्था थी। अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? कौन सी है? तो अज्ञात। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो सेल खड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदड़ो